इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो 10 पॉइंट्स जिसे जानने के बाद आप खुद एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर पाएंगे। मेरा नाम है कौस्तव और आप देख रहे हो ग्रो मनी। एक अच्छे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हम लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है। आज इस वीडियो में मैं वही 10 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। I'll try to explain those points in simple words. Let's begin. Point number 1, P ratio. What is this P ratio? P ratio means price per earning ratio. मतलब एक कंपनी का एक स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है उससे अगर उस कंपनी का एक शेयर से कितना अर्निंग हो रहा है उससे डिवाइड किया जाए तो जो वैल्यू निकल के आता है दैट इज कॉल्ड द पी रेशियो। करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर ऑफ दैट कंपनी। सिंपल, दैट इज पी रेशियो। नाउ दिस ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ये वैल्यू आप एक स्टॉक के लिए खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए आप ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि म्यूचुअल फंड इज अ कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स और उसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स इन सर्टेन वेटेज परसेंटेज में है। तो ये आपके लिए ये ऑप्शन ही नहीं दिया गया है कि आप एक म्यूचुअल फंड का ईपीएस कैलकुलेट कर सको। टू सिंप्लीफाई दैट, म्यूचुअल फंड का जो कंपनी जो एएमसी है वो आपके लिए ये ईपीएस कैलकुलेट करके उसका पी रेशियो कैलकुलेट करके आपको देता है इन द टेक्निकल इंफॉर्मेशन पार्ट। तो पी रेशियो हम लोग फंड के टेक्निकल इंफॉर्मेशन से कलेक्ट करेंगे। नाउ बेस्ड ऑन दिस पी रेशियो वी विल डिसाइड हाउ गुड इज दैट फंड। ईपीएस अर्निंग पर शेयर इज हाई मीन्स दैट कंपनी इज मोर वैल्यूएबल कंपनी। दैट मीन्स एक रेपुटेड कंपनी है जिसका अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली उसका पी रेशियो बहुत लो होगा। अर्निंग पर शेयर बहुत कम है, दैट मीन्स वो कंपनी अभी उतना रेपुटेड नहीं बना है, बट इट हैज अ ग्रोथ पोटेंशियल। फ्यूचर में ये रेपुटेड बन सकता है, तो थ्रू दैट पीरियड ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। जिस कंपनी का ईपीएस ज्यादा है, हाई है, वो कंपनी वैल्यूएबल कंपनी है एंड उसका पी रेशियो भी लो है। दैट मीन्स वो कंपनी का फंड अगर आप खरीदोगे आपका रिस्क बहुत बहुत कम है। जिस कंपनी का ईपीएस बहुत लो है उस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है एंड पी रेशियो बहुत हाई है। दैट मीन्स अगर उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो या फिर उसका फंड खरीदते हो तो आपका रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज होने का बहुत चांसेस है, बिकॉज ये कंपनी जितना ग्रो करेगा उतना आपका रिटर्न ज्यादा जनरेट होगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये लॉस भी हो सकता है अगर ये कंपनी ग्रो नहीं किया तो दिस इज ऑल अबाउट पी रेशियो, हाउ यू कैन सिलेक्ट अ म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन पी रेशियो। आप अगर रियल एस्टेट, फाइनेंशियल कंपनीज या फिर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये सब कंपनीज का फंड खरीदना चाहते हैं तो आप पी रेशियो को कंसिडर मत कीजिए। पॉइंट नंबर 2, पीबी रेशियो। दिस इज प्राइस टू बुक रेशियो। मतलब कोई कंपनी का करेंट मार्केट वैल्यू को अगर उसकी बुक वैल्यू से डिवाइड किया जाए तो जो वैल्यू आता है उसको कहते हैं पीबी रेशियो। नाउ व्हाट इज करंट मार्केट वैल्यू? द करंट स्टॉक प्राइस इज द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी। नाउ व्हाट इज बुक वैल्यू? मतलब एक कंपनी के पास जितना एसेट है उससे लायबिलिटीज को हटा के जो बचा रहता है दैट इज द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। इन सिंपल वर्ड्स, अगर वो कंपनी डूब जाता है किसी दिन तो उसको लायबिलिटी को छोड़ के जो वैल्यू बचा रहेगा फ्रॉम द एसेट वो वैल्यू अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है वो कंपनी। इसे कहते हैं बुक वैल्यू। नाउ हम लोगों को चाहिए बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर मतलब एक कंपनी का जितना शेयर है उससे अगर बुक वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाएगा। नाउ मार्केट वैल्यू मींस करंट स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल टू पीबी रेशियो। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी का टोटल एसेट है 1000 रुपए का, एसेट वैल्यू है 1000 रुपीज
और उसका लायबिलिटीज है 500 रुपीज। ना उसका बुक वैल्यू कितना हुआ 500 रुपीज। ना बुक वैल्यू पर शेयर, मान लीजिए उस कंपनी के पास अभी 100 शेयर है तो उसका बुक वैल्यू पर शेयर हुआ 5 रुपए। दैट मीन्स ये कंपनी अगर डूब जाता है आज तो वो 5 रुपए पर शेयर अपने शेयर होल्डर्स को दे सकता है। दैट्स क्लियर। नाउ लेट्स गो टू पीबी रेशियो। पीबी रेशियो विल बी, say for example the stock price of that company or the stock price या current market value या फिर stock price of that company is 40 rupees. That means आप एक शेयर जब खरीदोगे आपको 40 रुपए देके खरीदना होगा। Now what is the PB ratio? 40 rupees divided by the book value per share. That means 5 rupees. 8 rupees. That means PB ratio is 8. Not rupees. PB ratio is 8. Okay? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज के डेट में आप उस कंपनी का 1 रुपए के नेट एसेट वैल्यू के लिए आप 8 रुपए दे रहे हो। ये जितना ज्यादा आप पे कर रहे हो उतना एक्सपेंसिव है वो कंपनी का स्टॉक खरीदना। फिर से मैं बोल रहा हूं, पीबी रेशियो इक्वल टू 8, इसका मतलब यह होता है कि आज एज ऑन टुडे, आज के डेट में उस कंपनी का 1 रुपए का नेट एसेट वैल्यू के लिए आप 8 रुपए दे रहे हो। दिस इज कॉल्ड पीबी रेशियो। नाउ लेट्स कम टू दैट पॉइंट। मैं जब बोला कि पी रेशियो आप रियल एस्टेट, फाइनेंशियल कंपनीज या फिर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन सब फंड्स के लिए पी रेशियो कंसीडर मत कीजिए। इन सब फंड्स के लिए आपको कंसीडर करना है पीबी रेशियो, क्योंकि पीबी रेशियो उन स्टॉक्स का ही कंसीडर किया जाता है जिनका नेट वैल्यू डिराइव्ड होता है एसेट वैल्यू से। फिर से बोल रहा हूं, पीबी रेशियो उन स्टॉक्स के लिए कंसीडर किया जाता है जिस कंपनी का नेट वैल्यू डिराइव्ड होता है एसेट से। पीबी रेशियो जो है वो एसेट से आता है। दैट्स व्हाई पीबी रेशियो इज मोर एप्लीकेबल टू रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये सब फंड्स के लिए, ये सब स्टॉक्स के लिए। बट पी रेशियो का जो कैलकुलेशन है वो कहीं से एसेट से डिराइव नहीं हो रहा है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई एक रियल एस्टेट बिजनेस है। एक रियल एस्टेट कंपनी के पास क्या एसेट है? जमीन है, सबसे बड़ा एसेट। एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास क्या है? गोल्ड है, जमीन भी हो सकता है। तो इन लोगों का जो नेट वैल्यू डिराइव्ड होता है इनके एसेट वैल्यू से आ रहा है। बट आप एक आईटी कंपनी ले लीजिए, उनके पास क्या एसेट है? एक बिल्डिंग हो सकता है या फिर लीज पे लिया होगा, और कुछ कंप्यूटर्स है। जो एम्प्लॉयज बाकी सारे जो है सब सर्विसेज से है। उनका जो नेट वैल्यू डिराइव्ड होता है सब सर्विस से डिराइव्ड होता है, वो एसेट से डिराइव नहीं होता है। दैट्स व्हाई पीबी रेशियो इज नॉट एप्लीकेबल टू आईटी कंपनी स्टॉक्स। पी रेशियो इज एप्लीकेबल टू आईटी कंपनी स्टॉक्स। ये मैं एक एग्जांपल दिया। मेन चीज ये है कि पी रेशियो आप कंसिडर करें उन स्टॉक्स के लिए जिसका नेट वैल्यू एसेट से डिराइव नहीं होता है। पीबी रेशियो आप कंसिडर करें उन स्टॉक्स के लिए जिसका नेट वैल्यू एसेट से डिराइव्ड होता है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, कंसिस्टेंसी ऑफ ए फंड ओवर द लास्ट 10 years। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग जब कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो मोस्टली हम लोग सभी यही करते हैं, रेटिंग देखते हैं एंड उसका लास्ट 3-5 साल का रिटर्न देखते हैं। रेटिंग है 5 स्टार 4 स्टार, बहुत अच्छा फंड है, अरे ये तो लास्ट 3 साल 5 साल में 30% रिटर्न दिया, चलो इसको खरीद लो। दैट्स नॉट द करेक्ट वे टू जज अ म्यूचुअल फंड वेदर इट्स गुड और नॉट। एक म्यूचुअल फंड लास्ट 3-4 साल में 5 साल में 30% रिटर्न दिया होगा, अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा, दैट डजंट मीन कि आगे जाके भी आपको ऐसा ही रिटर्न जनरेट करेगा या फिर इसके आसपास रिटर्न जनरेट करेगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो म्यूचुअल फंड आगे जाके आपको 10% भी रिटर्न दे सकता है। अगर आप उसका ट्रैक हिस्ट्री देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि दिस म्यूचुअल फंड इज एक्चुअली गुड और नॉट। आपको एटलीस्ट लास्ट 10 years का हिस्ट्री देखना होगा,
ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा उस फंड का, हाउ कंसिस्टेंट दैट फंड वॉज ओवर द लास्ट 10 years. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग देखेंगे कि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ये एक लार्ज कैप फंड है, तो ये फंड लास्ट 10 years में कंसिस्टेंटली 14-15% रिटर्न जनरेट किया है. बस एक बार इसने 27% रिटर्न जनरेट किया था, दैट वाज एक्सेप्शनल. बट आप बाकी कंसिस्टेंसी देखिए, 12 से 15% के बीच में ये परफॉर्म किया, ये इतना रिटर्न दिया है. और अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो रैंकिंग में ये देखिए हमेशा टॉप 10 में है. मतलब दिस इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी. दिस फंड इज एक्चुअली गुड इफ यू लुक एट द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दिस फंड. तो ये फंड अकॉर्डिंग टू द ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. बाकी और भी जितने पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा सब एक साथ देख के आपको एक फंड सिलेक्ट करना है. पॉइंट नंबर 4, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अ फंड मैनेजर. ये बहुत जरूरी है. आप एक फंड मैनेजर, जो आप फंड खरीदना चाहते हो, उस फंड का जो फंड मैनेजर है उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें. आप जो फंड खरीद रहे हो सकता है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो लास्ट 10 years में, बट आपको ये देखना है कि लास्ट 10 years से क्या यही फंड मैनेजर इसको ऑपरेट करते आ रहे हैं जो कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है लास्ट 10 years में. अगर है तो आप उस पर भरोसा जता सकते हो. You can trust the fund and you can actually select the fund for investing. अगर ऐसा है कि लास्ट 10 साल में से लास्ट 3 साल कोई एक नया फंड मैनेजर चला रहा है, तो उस फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वो इससे पहले क्या क्या फंड मैनेज किया है, उस फंड्स का कैसा परफॉर्मेंस था. अगर वो सही था तो ये फंड मैनेजर जो लास्ट 3 साल से ये फंड को मैनेज करते आ रहे हैं और लास्ट 3 साल में भी इसका अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, दैट मीन्स दैट फंड मैनेजर हैज दैट पोटेंशियल, दैट मच नॉलेज, यू कैन ट्रस्ट हिम. फंड के साथ साथ फंड मैनेजर का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत जरूरी होता है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट. ये क्या होता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट मीन्स एक फंड का करेंट मार्केट वैल्यू. सीधी शब्दों में उनके पास कितना पैसा है, उस फंड के पास, फंड मैनेजर के पास कितना पैसा है. अगर आप नोटिस करोगे कि अचानक से उस फंड के पास बहुत सारा पैसा आ गया, उस वक्त उस फंड मैनेजर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये इतना ज़्यादा पैसा मैं कहाँ पे सही से इन्वेस्ट करूँ. तो अगर बहुत सारा पैसा अचानक से आ जाता है उस फंड के पास, उतना पैसा कहाँ पे लगाएगा. इसमें क्या होता है, फंड मैनेजर को स्टॉक्स के क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़ता है एंड दैट इंपैक्ट्स योर रिटर्न. कभी ऐसा होता है कि फंड मैनेजर स्टॉक के क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, तो उनको जो गुड क्वालिटी स्टॉक्स है उसको हाई प्राइस में खरीदना पड़ता है. दैट ऑल्सो इंपैक्ट योर रिटर्न. आई ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस. आपको देखना है फॉर मल्टी कैप एंड लार्ज कैप फंड्स, AUM वैल्यू शुड बी लेस देन 5000 crore. दैट इज अ गुड म्यूचुअल फंड. स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड, उसका अगर AUM वैल्यू लेस देन 2000 crore होता है, दैट्स अ गुड म्यूचुअल फंड टू कंसिडर. पॉइंट नंबर 6, अल्फा बीटा. ये अल्फा बीटा बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है. आपको अगर कोई म्यूचुअल फंड या कोई स्टॉक एसेस करना है तो ये दोनों को साथ में लेके आपको एसेस करना है. अल्फा डिनोट्स द परफॉर्मेंस ऑफ दैट फंड एंड बीटा डिनोट्स द रिस्क और द वोलेटिलिटी ऑफ दैट फंड. अल्फा एंड बीटा का एक बेसलाइन होता है. देयर इज अ टर्म कॉल्ड बेंचमार्क इंडेक्स which sets the standard against which the performance of the fund is measured. Okay, now alpha and beta का दो baseline value है based on this benchmark index. alpha का जो baseline value है that is 0 and beta का baseline value है 1. now if alpha is equal to 0 then it means fund is performing in line with the benchmark index. मतलब मार्केट जैसा परफॉर्म कर रहा है वो फंड भी वैसा ही परफॉर्म कर रहा है.
अगर अल्फा का वैल्यू 0 से ज्यादा है, दैट मीन्स द फंड इज परफॉर्मिंग बेटर देन द मार्केट स्टैंडर्ड, और अगर 0 से नीचे है तो ये मार्केट से नीचे परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली बीटा का वैल्यू, बेसलाइन वैल्यू है 1, बीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स ये फंड मार्केट जितना वोलाटिलिटी शो कर रहा है, जितना फ्लक्चुएशंस दिखा रहा है, ये फंड भी उतना ही वोलाटाइल है एंड उतना ही फ्लक्चुएशंस दिखा रहा है। अगर ये 1 से ज्यादा है, दैट मीन्स ये मार्केट से ज्यादा वोलाटाइल है। सिमिलरली अगर ये लेस देन 1 है बीटा का वैल्यू, देन ये मार्केट से कम वोलाटाइल है। अल्फा जितना हाई है, फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा है, रिटर्न उतना ज्यादा है। अल्फा जितना लो है, फंड का परफॉर्मेंस उतना कम है। बीटा का वैल्यू जितना हाई है, फंड उतना ही रिस्की है। बीटा का वैल्यू जितना लो है, वो फंड उतना ही कम रिस्की है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, पोर्टफोलियो ओवरलैप। जब हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक से ज्यादा ही फंड हम लोग खरीदते हैं, 3-4 फंड तो खरीदते हैं एटलीस्ट। हम लोगों का मेन मोटिव होता है टू डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो। हम लोग जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहीं एक ही सेक्टर में ना जाए, एक ही एसेट क्लास में ना जाए, वो पैसे को डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना ही हम लोगों का मेन मोटिव होता है। दैट्स वाई वी बाई मोर देन 1 म्यूचुअल फंड्स। 2 फंड अपने चूज किए, अब वो 2 फंड इक्विटी फंड है। 2 फंड कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है वो आपको देखना होगा। आप देख लिए, बट आप ये नहीं देखे कौन कौन से कॉमन स्टॉक्स है उन दोनों में। जब आप ये देखेंगे तब आपको पता चलेगा, हो सकता है 50% ऑफ द स्टॉक्स आर कॉमन स्टॉक्स, मतलब आपका पैसे का 50% एक ही जगह जा रहा है और बाकी 50% जा रहा है डिफरेंट जगह में। That's not good. That doesn't make your portfolio diversified. तो आपको ये जो कंपैरिजन है ये देखने के लिए मैं एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूं, www.advisorkhoj.com। आप इस वेबसाइट पे जाइए, म्यूचुअल फंड सेक्शन में क्लिक कीजिए, उसके अंदर एक सब कैटेगरी रहेगा, म्यूचुअल फंड ओवरलैप और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप। आप उसमें क्लिक कीजिए, उसके बाद आपके पास स्क्रीन कुछ इस तरह से आएगा। आप इसमें जो 2 म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट किए हो उसको आप डालो एंड यू जस्ट कंपेयर। आपको दिख जाएगा सीधा कितना % कॉमन फंड है, कॉमन स्टॉक्स है, कितना है डिफरेंट स्टॉक्स। अगर ये कॉमन स्टॉक्स का परसेंटेज बहुत ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं होगा। अगर आप ये 2 म्यूचुअल फंड खरीदोगे तो आपको हमेशा ये चीज देखना होगा कि मेरा पैसा डिफरेंट सेक्टर्स में जाए, ताकि मैं जो रिटर्न मेरा जनरेट होगा वो डिफरेंट सेक्टर्स के परफॉर्मेंस से आएगा। दैट इज वाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना बहुत जरूरी है एंड ये पोर्टफोलियो ओवरलैप ये आपको ध्यान से देखना होगा। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। लेट्स मूव टू द 8th पॉइंट, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो ये बताता है कि आपको ये म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए कितना एक्सपेंस करना होगा। ये एक्सपेंस में क्या क्या जुड़ा रहता है, मैनेजमेंट कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग फीस। तो एक्सपेंस रेशियो कैसे निकालेंगे, मैनेजमेंट कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग फीस, ये दोनों का जो टोटल जितना फी है उसको उस फंड का AUM यानी कि मार्केट वैल्यू से डिवाइड करके जो वैल्यू आता है दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंस रेशियो। अब एक कंपनी का मार्केट वैल्यू जितना ज्यादा है उसका एक्सपेंस रेशियो उतना कम है, और जिस कंपनी का मार्केट वैल्यू जितना कम है उस कंपनी का एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, एग्जिट लोड। एग्जिट लोड इज वेरी सिंपल। आप एक फंड अगर खरीदते हो, उस फंड का इंफॉर्मेशन के पेज में आपको ये लिखा रहेगा एग्जिट लोड। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर वो फंड खरीद रहे हो एंड यू आर सेलिंग दैट फंड विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको एक एग्जिट लोड एक पे करना होता है। जो उस फंड के लिए एग्जिट लोड एंड द ड्यूरेशन मेंशन किया रहेगा वही
ड्यूरेशन और वो एग्जिट लोड अप्लाइज टू दैट फंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फंड का एग्जिट लोड है 1%, अगर आप उस फंड को 12 महीने के अंदर बेचोगे तब, इसका मतलब ये होता है कि आप एक फंड को खरीदा और उस फंड को विद इन 12 मंथ्स आपने बेच दिया। दैट मीन्स जो प्रॉफिट आपने गेन किया उसके ऊपर 1% एग्जिट फी आपको कंपनी को देना पड़ेगा। तो ये था एग्जिट लोड। पॉइंट नंबर 10, आपका इन्वेस्टमेंट गोल्स। दोस्तों, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट की कोई गोल नहीं है तो आप क्यों चाह रहे हो वो इन्वेस्ट करने के लिए? आपका जो पैसा है वो आप इन्वेस्ट करते हो टू ग्रो दैट मनी। ग्रो करने के लिए कोई एक पर्पस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो पैसा आप कभी ग्रो कर ही नहीं पाओगे। आपका हर एक वो चीज जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके हर एक वो छोटी छोटी जरूरतें हैं, उस सब को आप अपना गोल बनाइए और उस गोल को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट कीजिए। आपको एक घर खरीदना है, आपको एक बहुत बड़ा एक कार खरीदना है, आपको किसी को बाइक खरीदना है, किसी को एक अच्छा सा मोबाइल खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, सब कुछ अपना गोल है। ये हर एक वो चीज को आप अपना गोल बनाइए एंड देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग, वरना आप कभी अपना इन्वेस्टिंग कंप्लीट नहीं कर पाओगे। वो बीच में ब्रेक होगा ही होगा। आपको गोल सेट करना है एंड उस गोल को अचीव करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। दैट्स द मोटो ऑफ इन्वेस्टिंग। सो एवरीवन, प्लीज प्लान योर गोल्स देन स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी। तो ये है 10th पॉइंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आज इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।